हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग प्री टू एडवांस। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, बहुत सारे जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम हैं सब में एक बहुत हॉट टॉपिक बनता है ये। तो इससे जो बनने वाले क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो में, और इतने डिटेल्ड क्वेश्चन आज हमारी इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, तो आप लास्ट तक इस वीडियो के बने रहना। चलिए आइए शुरू करते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से पहले कौन सा बैंक था जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रोल प्ले कर रहा था? द आंसर इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जो 3 बैंकों की मर्ज से बना है, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। तीनों बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक बना था। इस इंपीरियल बैंक ने ही आरबीआई से पहले भारतीय के लिए सेंट्रल बैंक का रोल प्ले किया है। इसे क्वासी सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया था। क्वासी सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है कि वो पूरे तरीके से सेंट्रल बैंक नहीं था, लेकिन सेंट्रल बैंक का रोल प्ले कर रहा था। तो क्वासी मीन्स लगभग सेंट्रल जैसा। उसके बाद 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया जिसे हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा जाना जाता है। हिल्टन यंग कमीशन कहो या रॉयल कमीशन कहो, रॉयल कमीशन ने कहा कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो पूरा फाइनेंस और करेंसी का कंट्रोल ओवर रखेगा, या सर्कुलेशन जो है करेंसी का, फाइनेंस का, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू करवाया जाएगा। तो वो सेंट्रल बैंक कौन बना? फिर आगे आरबीआई बना। तो 1926 में इस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए इंडिया में। उसके बाद 1934 में, मार्च 1934 को इस हिल्टन यंग कमीशन ने की रिकमेंडेशन से आरबीआई एक्ट पास कर दिया गया, और उस टाइम पे आरबीआई को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, तो 5 मार्च 1934 को, और आरबीआई ने इस एक्ट के तहत काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअल में आरबीआई की जो वर्किंग रही या वर्किंग स्टार्ट हुई वो कब से हुई? 1 अप्रैल 1935 से। तो आरबीआई ने अपना स्टार्ट किया ऑपरेशन सेंट्रल बैंक के रूप में, वो 1 अप्रैल 1935 को किया, जिसकी कैपिटल थी 5 करोड़। और उस टाइम पे आरबीआई का हेडक्वार्टर बनाया गया था कोलकाता। लेकिन हेडक्वार्टर मीन्स क्या? सेंट्रल ऑफिस। तो आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस उस टाइम पे बनाया गया था कोलकाता, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से ये जो हेड ऑफिस है ये शिफ्ट कर दिया गया 1937 में कोलकाता से मुंबई, परमानेंटली बेसिस पे मुंबई महाराष्ट्र में इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया या शिफ्टिंग कर दी गई। उसके बाद जैन 1 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कौन से एक्ट के थ्रू हुआ? 1948 के नेशनलाइजेशन एक्ट 1948 के तहत 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। यानी नेशनलाइजेशन मीन्स क्या होता है? नेशनलाइजेशन मीन्स होता है कंट्रोल ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके ऊपर कंट्रोल आया। इट मीन्स ये पहले प्राइवेट बैंक था, ये ऑफ कोर्स ये 1934-5 से लेकर 1949 तक ये गवर्नमेंट ओन बैंक नहीं था, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक था, जिसमें शेयर होल्डर्स पैसा निवेश करते थे और अपना वहाँ से फंड रेज करते थे। उसके बाद आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो 20th सेंचुरी में हुई है, और आरबीआई की स्थापना 20th सेंचुरी में हुई, यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक रहा। तो इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्री हैं, नियर अबाउट जो नेबरहुड कंट्रीज़ बोलते हैं जिन्हें, वहाँ भी सेंट्रल ऑफिस की स्थापना लगभग 20th सेंचुरी में कवर हो चुकी थी। तो अब हम आगे देखेंगे कि आरबीआई ने ऐसे कौन सी कंट्रीज़ के लिए सेंट्रल बैंक का रोल प्ले किया है इंडिया के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रेज होता है कि आरबीआई ने इंडिया के अलावा और कितनी कंट्रीज़ के लिए सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई है? आंसर इज़ 2 कंट्रीज़ के लिए आरबीआई ने सेंट्रल बैंक का रोल प्ले किया है। द फर्स्ट वन इज़ ब्रह्मा म्यांमार एंड सेकेंड वन इज़ पाकिस्तान। जब ब्रह्मा 1937 में इंडिया से अलग हुआ था, तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ब्रह्मा म्यांमार का सेंट्रल बैंक था। लेकिन जब ब्रह्मा अलग हुआ तब उसका कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं था। तो टिल अप्रैल 1947 तक आरबीआई ने ब्रह्मा का सेंट्रल बैंक बनकर काम किया है। उसके बाद
जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान का भी सेम एज़ वेल एज़ ब्रह्मा, पाकिस्तान का भी कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। तो जून 1948 तक इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की भूमिका अदा की है। ठीक है, तो ये वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन कि आरबीआई इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज़ के लिए सेंट्रल बैंक रहा है, ब्रह्मा एंड पाकिस्तान। ब्रह्मा के लिए 1947 तक रहा है और पाकिस्तान के लिए जून 1948 तक रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड में आरबीआई के टोटल मिलाकर 21 मेंबर्स हैं। 21 कैसे बने? 1 इज़ गवर्नर, 4 इज़ डिप्टी गवर्नर, 4 लोकल बोर्ड से, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और 10 है नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 1 4 5 4 9 2 11 एंड 10 21, यानी टोटल मेंबर हुए 21। तो देखिए सेंट्रल बोर्ड में एक तो गवर्नर हो गए जो कि हमारे 25th गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास जी। वैसे तो नॉर्मली जो आरबीआई के गवर्नर है उनका टेन्योर रहता है 3 इयर्स का, लेकिन हमने जैसे कि देखा है एक्सटेंशन भी होती है, एक्सटेंशन मिलती है इनको 2 इयर्स तक। ऐसे ही आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का टेन्योर भी 3 साल का रहता है और उनको जो टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंशन मिलती है वो मिलती है 2 साल तक के लिए। उसके बाद 4 लोकल बोर्ड से, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, रीजनल ऑफिस हैं ये। रीजनल ऑफिस 4 लोकल बोर्ड, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जिनका होल्ड ऑफिस यानी जो ऑफिस पीरियड रहता है इनका 4 साल रहता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो मेंबर चुने जाएंगे उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलता। 10 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजनल ऑफिस 27, सब ऑफिस 4। उसके बाद आरबीआई गवर्नर अपॉइंटेड होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मैंने बता दिया आपको। हमारे जो फर्स्ट गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो कोई इंडियन नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स थे। एज वेल एज सेकेंड गवर्नर भी ब्रिटिशर रहे हैं। तो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर सर ऑस्बर्न स्मिथ, सेकेंड आरबीआई गवर्नर सर जेम्स ब्रेड टेलर, एंड थर्ड आरबीआई गवर्नर ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर सर सीडी देशमुख। तो फर्स्ट गवर्नर ऑस्बर्न स्मिथ, सेकेंड गवर्नर जेम्स ब्रेड टेलर, थर्ड सीडी देशमुख। उसके बाद फंक्शन क्या रहे हैं आरबीआई के? आरबीआई बैंक नोट इशू करता है, आरबीआई रिजर्व रख सकता है, आरबीआई करेंसी ऑपरेट करता है और क्रेडिट सिस्टम को संभालता है कंट्री में, और आरबीआई कंट्रोलर है करेंसी का। कौन सी करेंसी? आरबीआई को पावर मिल गई थी 1935 में गवर्नमेंट के खाते संभालने की, यानी गवर्नमेंट अकाउंट ऑपरेट करने की पावर 1935 में मिली। और किससे मिली? क्योंकि 1935 तक तो इंपीरियल बैंक ही क्या था, क्वासी सेंट्रल बैंक था। क्वासी सेंट्रल बैंक मतलब कि सेंट्रल बैंक जैसा, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी और इंडियन पीपल्स के लिए भी सेंट्रल बैंक बन रहा था। लेकिन 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई तो सारे पावर इंपीरियल बैंक से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिल गई। तो कहता है कि दिस फंक्शन इज टेकिंग ओवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935 एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट एंड पब्लिक डेब्ट्स फ्रॉम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई अपनी करेंसी मेंटेन करके चलता है 200 करोड़ की, और वो कब से मेंटेन कर रहा है? वो 1957 से अपना मेंटेन करके चल रहा है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस इसकी शॉर्ट, अगर एमआरएस इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, और फुल फॉर्म इसकी बनेगी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 200 करोड़ में 115 करोड़ तो गोल्ड होता है और 85 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज में रहता है। और आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही है। और ये जो कंटेंट लिया गया है ये 3-4 सोर्स को यूज़ करके मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। मैंने अपने लिए भी यही नोट्स बनाए थे। तो बैंकिंग अवेयरनेस की जितने भी एग्ज़ाम में अगर बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक बनता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप आरबीआई ग्रेड भी देखें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम IBPS देखें, सब में इस लेवल के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।